हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आपके लिए एसएससी जीडी की नई सीरीज लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं यह परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, तो लग जाओ तैयारी में। अब समय आ चुका है कमर कसने का और जुट जाओ जिससे आप सभी सफल हो सके। तो चलिए आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं। इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। तो दोस्तों इतना मजबूत बनना है आपको कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। मेरा कहना यह है कि देखिए, आप तैयारी करते हैं, आप पढ़ते हैं, लेकिन पड़ोसी को दिक्कत होती है। तो इसीलिए आप मेहनत कीजिए और सफल होइए और उसको दिखाइए कि मैं सफल हुआ हूँ। ठीक है, लोगों के मुंह पे ताले लग जाएंगे जब आप सफल होके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त की जाती है। देखिए, अमूमन ऊन भेड़ से प्राप्त की जाती है। अमूमन ऊन किससे प्राप्त की जाती है? भेड़ से प्राप्त की जाती है। लेकिन अंगोरा ऊन एक विशेष प्रकार की ऊन है। अंगोरा ऊन एक विशेष प्रकार की ऊन है। ये ऊन जो है अंगोरा खरगोश से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? अंगोरा खरगोश से। अंगोरा खरगोश से प्राप्त की जाती है ये ऊन। ठीक है, और ये ऊन बहुत अच्छी क्वालिटी की ऊन होती है। किससे प्राप्त की जाती है? अंगोरा खरगोश से प्राप्त की जाती है। और ये ऊन बहुत अच्छी क्वालिटी की ऊन होती है, जिसमें इसका रेशा बहुत मुलायम होता है और इसमें गर्मी भी अधिक होती है। ठीक है, तो अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? खरगोश से प्राप्त की जाती है। किससे? खरगोश से। ऐसे ही आपसे पूछा पश्मीन, पश्मीन ऊन है या पश्मीन शॉल जो है बकरी की खाल से बनाई जाती है। पश्मीन शॉल, पश्मीन शॉल, ठीक है, कहाँ से बनती है? बकरी की खाल से बनती है। बकरी से, बकरी की खाल से पश्मीन शॉल बनती है, जो बहुत कीमती होती है। ये शॉल है जम्मू कश्मीर में अपने यहाँ मिलती हैं। 15,000 से लेकर 2.5 लाख तक की ये शॉलें होती हैं। ठीक है, तो याद रखिए खरगोश से कौन सी ऊन प्राप्त की जाती है? अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा खरगोश से प्राप्त की जाती है और इसकी क्वालिटी बहुत अधिक अच्छी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अंतरण अदायगी का अर्थ है वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा अदायगी, उपयुक्त सभी। देखिए, अंतरण अदायगी का मतलब होता है सरकार की ऐसी कल्याणकारी योजना जिससे कोई उत्पादन नहीं होता है। यानी सरकार जो कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो धन खर्च करती है वो सब किस में आता है? अंतरण अदायगी में आता है। सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लिए, योजनाओं पर किया गया, योजनाओं पर किया गया खर्च क्या कहलाता है? अंतरण अदायगी कहलाता है। ठीक है, तो वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा अदायगी, ये सारी सरकार की कैसी कल्याणकारी योजना है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत जैसे विकासशील देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी, कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में मिलती है? यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में मिलती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब छिपा हुआ, प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ। यानी लोग काम में लगे हुए तो दिखते हैं लेकिन उसके उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता। या मान लीजिए किसी काम में 10 लोग लगे हैं, या कि उस काम को 4 लोग भी कर सकते हैं, तो बाकी के 6 लोग क्या काम में लगे तो दिख रहे लेकिन प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रहा। तो ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और ये प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। किस में दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में। प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे अधिक किस में दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। ठीक है, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक हिस्सा भारत की जीडीपी में है। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सा किसका है? सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में? किसी क्षेत्र में। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है छिपी हुई बेरोजगारी, जो लोग काम करते हुए तो दिखते हैं लेकिन उनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह जो किसान कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है, एक जीविका उपलब्ध कराती है, यानी इतना जोत जो एक किसान को एक जीविका उपलब्ध कराती है वो क्या कहलाती है? आर्थिक जोत कहलाती है। कौन सी जोत कहलाती है? आर्थिक जोत कहलाती है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं होती है, यानी जो जीडीपी होती है, जीडीपी में कौन शामिल नहीं होता है। तो देखिए, किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन, किसी कंपनी द्वारा औषधियों का उत्पादन, किसी नर्स द्वारा अस्पताल में दी गई सेवाएं, और किसी गृह स्वामी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं। तो देखिए, किसान ने जब गेहूं का उत्पादन किया तो उससे देश की जीडीपी ग्रोथ होगी, और ये किसी क्षेत्र के लिए आता है, यानी प्राथमिक सेक्टर का हो गया ये। किसी कंपनी द्वारा औषधियों का उत्पादन करना, ये किसी कंपनी द्वारा उत्पादन किया जा रहा है तो वो भी जीडीपी का हिस्सा है। और इसमें क्या होता है, ये सेकेंडरी क्षेत्र हो गया हमारा, जो विनिर्माण उद्योग क्षेत्र आते हैं। और सेवा, नर्स द्वारा अस्पताल में दी गई सेवाएं, ये भी किसके में रूप में आता है, ये भी सेवा क्षेत्र के रूप में, और ये भी भारत की जीडीपी का हिस्सा है। लेकिन गृह स्वामिनियों द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं, ये जीडीपी का हिस्सा नहीं होती है, तो इनको उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, यानी निम्नलिखित में से कौन है जो संविधान पर आधारित है, यानी संविधान में जिसका उल्लेख दिया गया है। तो वित्त आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग। तो देखिए, वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 में है। कौन से आर्टिकल में, 280 में वित्त आयोग दिया गया है। ठीक है, वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में, 280 में। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग संविधान का भाग 15, भाग 15 में, और आर्टिकल इसके लिए आर्टिकल 324 से 329 तक है, 324 से 329 तक दिए गए हैं। ठीक है, ये दोनों गैर संवैधानिक निकाय थे, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। कैसे निकाय थे, गैर संवैधानिक निकाय थे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, योजना आयोग की स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना कब होती है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है। ये दोनों कैसे थे, गैर संवैधानिक थे, गैर संवैधानिक निकाय। इनका उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय, इनका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं मिलता है। कैसे निकाय हैं, गैर संवैधानिक निकाय हैं, क्योंकि इनका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। दूसरी बात देखिए, 1 जनवरी 2015 को कौन आया, नीति आयोग। नीति आयोग आया, नीति आयोग का गठन होता है, नीति आयोग। और नीति आयोग के गठन के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग दोनों समाप्त हो जाते हैं। इनका स्थान किसने ले लिया, नीति आयोग ने ले लिया। नीति आयोग भी गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित से कौन संवैधानिक स्थिति प्राप्त है, किसको प्राप्त है, वित्त आयोग को और चुनाव आयोग को। तो इसका आंसर होगा ए और बी। क्या आंसर होगा, ए और बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित कौन सा भारत का सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक, जो दिल्ली में स्थित है। कौन सा, चांदनी चौक है सबसे छोटा। आपसे पूछ रहे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, सभा क्षेत्र। तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा, लद्दाख। कौन सा है, लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, लद्दाख है। जनसंख्या के आधार पर पूछे तो मलानगिरी है, जो आंध्र प्रदेश में, जनसंख्या के आधार पर, के आधार पर बड़ा, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, मलानगिरी, मलानगिरी जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और सबसे छोटा लक्षद्वीप, जनसंख्या आधार पर सबसे छोटा लक्षद्वीप।
आपसे पूछा गया था कि सबसे छोटा क्षेत्र बड़ी दृष्टि से संसदीय क्षेत्र कौन सा, तो चांदनी चौक है। क्षेत्र बड़ी दृष्टि से सबसे बड़ा वो संसदीय क्षेत्र कौन सा, लद्दाख है। जनसंख्या आधार पर सबसे बड़ा मलानगिरी है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया चांदनी चौक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए डाले गए मतों का अधिकांश, डाले गए मतों का 66%, डाले गए मतों का 50%, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत होना चाहिए उसके पास। 50% तो होने चाहिए डाले गए मतों का आधे से, लेकिन कुल डाले गए मतों में भी उसे बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, आर्टिकल डी कहता है। आइए बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो देखिए आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करवाएगा। ठीक है, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन व निर्वाचन मंडल है। तो आप में से कौन बताएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। कौन शामिल होता है? सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, तो निर्वाचन की रीति क्या है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। एक बार राष्ट्रपति के चुनाव मत नहीं, मत मूल्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। लिख लीजिए, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय होता है। एकल संक्रमणीय राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमणीय होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है। राष्ट्रपति की पदावधि, आर्टिकल 56 में क्या? राष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। देखिए राष्ट्रपति जो है अपने पद पर कितने वर्ष रहे? 5 वर्ष तक रहेगा। कब से? शपथ ग्रहण करने से, यानी पदभार संभालने से 5 वर्ष तक वह अपने पद पर रहेगा। आर्टिकल 57 में आर्टिकल 57 ये कहता है कि एक व्यक्ति भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी पुनः निर्वाचित किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को, उस पर कोई रोक नहीं है। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 60 में शपथ, आर्टिकल 60 में क्या? राष्ट्रपति की शपथ है राष्ट्रपति की, आर्टिकल 60 में। ठीक है, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। आर्टिकल 61 में क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में क्या दिया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग दिया गया आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां, पति के क्षमादान की शक्तियां हैं आर्टिकल 72 में, शक्तियां। ठीक है, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, करने की शक्ति। ठीक है, की शक्ति। तो देखिए राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आइए चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त होने चाहिए 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों में बहुमत भी आना चाहिए।
ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई संविधान द्वारा, संसद के कानून द्वारा, राष्ट्रपति आदेश द्वारा, 1947 के अधिनियम द्वारा। तो देखिए उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की गई संविधान द्वारा की गई है। देखिए हमारा संविधान लागू कब होता है, संविधान लागू कब हुआ, संविधान लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को। संविधान कब लागू हुआ, लागू होता है ये संविधान आपका लागू हुआ 26 जनवरी 1950, ठीक है। और संविधान के ही द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई। कहा है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, समय समय पर संसद करती है। लिख लीजिए यहाँ, उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या का निर्धारण, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। संख्या का निर्धारण कौन करती है, संसद करती है, ठीक है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सीजीआई, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया, ठीक है। ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, सीजीआई थे, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई, ठीक है। भारत के पहले कौन थे, हरिलाल जे कानिया थे। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है, 28 जनवरी 1950 को होती है। किसके, संविधान के प्रावधानों के आधार पर होती है, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, संसद करती है, ठीक है। और उच्च न्यायालय में जजों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट में संसद करती है, ठीक है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या कितनी, 34 है, 33 + 1। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या कितनी, 34 है, 34 है, 33 + 1 है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गांधी जी के अनुसार वर्ग संघर्ष व्याप्ति और संपत्ति के लिए प्यार को कम किया जा सकता है। यानी गांधी वर्ग संघर्ष की व्याप्ति के लिए, संपत्ति के लिए प्यार को कम किया जा सकता है। देखिए गांधी जी का सिद्धांत था कि न्यास यानी सारी ये संपत्ति किसकी है, सबकी है, और इस पर सबका बराबर अधिकार है। और इस प्रकार की विचारधारा के साथ हम आगे चलेंगे तो सारे संघर्ष समाज के वो समाप्त हो जाएंगे। और इसलिए गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, जिसे न्यास पद्धति कहते हैं, न्यास प्रथा कहते हैं। और गांधी जी के ये सिद्धांत सारी समस्याओं का समाधान था। तभी गांधी ने कहा संपत्ति के लिए प्यार को कम किया जा सकता है, वर्ग संघर्ष की व्याप्ति के लिए संपत्ति के प्यार को कम किया जा सकता है। संपत्ति के प्यार को कम उसे किस में बदल दीजिए, न्यास में बदल दीजिए, और उसका जो रेगुलेटरी संस्था सभी लोगों के हाथ में उसका क्या होगा, संचालन होगा, और इससे संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो गांधी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था इसके लिए। चलिए आगे चलते हैं। प्लासी का युद्ध, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम, ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी अनवरुद्दीन। तो देखिए प्लासी की लड़ाई जो 1757 में लड़ी जाती है, कब होती है, 1757 में। कहाँ होता है, 1757 में होती है प्लासी की लड़ाई। किस किस के बीच होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी, इनकी तरफ से कौन था, क्लाइव, और इधर कौन था, बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है। और इसमें कौन पराजित होता है, नवाब पराजित होता है, नवाब पराजित, ठीक है। देखिए याद रखिए जो प्लासी का युद्ध तो वो वास्तव में युद्ध नहीं था, एक षड्यंत्र था। देखिए क्लाइव जो था ये एक मामूली क्लर्क के रूप में आया था, बाद में से जब
सिराजुद्दौला अंग्रेजों को बंगाल से खदेड़ देता है, मतलब कलकत्ता में उन्हें पराजित कर देता है, अलीनगर की संधि, वो उसका नाम अलीगढ़ नगर रख देता है। बाद में क्लाइव आता है और पुनः कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। उसके बाद ये षड्यंत्र रचता है और षड्यंत्र में इसका जो सेनापति था मीर जाफर, उस सेनापति को शामिल कर लेता है और जो वहाँ के जो फाइनेंस करता है उसे जगत सेठ कहते थे, वो इसे फाइनेंस करता है। और पूरा युद्ध एक षड्यंत्र था जिसमें नवाब की सेना तो लड़ी ही नहीं, इसलिए नवाब पराजित हो जाता है। ठीक है। दूसरा, उस वक्त हमारे देश के लोगों में राष्ट्र भावना नहीं थी, वो जानते ही नहीं थे कि देश एक राष्ट्र है। ठीक है। क्लाइव ने स्वयं कहा है कि जब मैं बंगाल के इस लोकप्रिय नवाब की डेड बॉडी को ले जा रहा था, सड़क के दोनों ओर 1.5 लाख लोगों की भीड़ खड़ी थी और हम सिर्फ 4 लोग थे। मैं ये सोच रहा था कि ये सारी भीड़ एक साथ सांस भी अंदर कर ले तो मैं डर से मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है। और इसी युद्ध ने भारत के गुलामी के द्वार खोल दिए। प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेज भारत पर शासन करने की उनकी जो इच्छा थी और प्रबल हो गई और इसमें वो सफल होते चले गए। उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद दीवानी अधिकार भी उन्हें मिल गए। यानी पहली जो 1757 का युद्ध है जिससे हम गुलामी की ओर अग्रसर हुए थे और उससे आज़ादी हमें 1947 में मिल पाई। लगभग 200 साल का समय लग गया था इसमें। तो ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था यह युद्ध। ठीक है, तो इसका आंसर ये सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जून के महीने में मानसून फटना वर्षा लाता है। जून के महीने में कहाँ वर्षा होती है? तो देखिए जून के महीने में पहले मानसून कहाँ आता है, वहीं विस्फोट करेगा मानसून। देखिए इधर मैंने आपको बताया था भारत में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। मानसून कहाँ से आता है भारत में? ये इधर से ऐसे फिर ऐसे आता है मानसून। तो यहाँ केरल और तमिलनाडु का तट है, दक्षिणी तट लगता है केरल और तमिलनाडु का, तो सबसे पहले वर्षा यहीं होती है और इसे मानसून विस्फोट कहते हैं। तो सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तटों पर वर्षा होती है और ये वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। तो ठीक है, भारत में सबसे पहले मानसून का फटना जून के महीने में कहाँ होता है? केरल और तमिलनाडु के तट पर होता है, केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हिमालय में 3600 मीटर की ऊंचाई पर एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? जैसे अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है। दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून का, उत्तर पूर्वी मानसून, रुद्र वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो हमारे यहाँ वर्षा होती है किसके कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा ये शीत ऋतु में वर्षा होती है, लेकिन सिर्फ तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा जो वर्षा होती है ये शीत ऋतु में होती है, शीत ऋतु में। लेकिन कहाँ होती है? जैसे कोरोमंडल तट पर होती है। कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर, तट पर होती है। ठीक है, दूसरा अब पूछा दिल्ली में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो शीतकालीन वर्षा दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जिसे वाताग्री वर्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाताग्री वर्षा भी कहते हैं इसको, वाताग्री वर्षा भी कहते हैं। कौन सी वर्षा? वाताग्री वर्षा, वाताग्री वर्षा भी कहते हैं इसको। वाताग्री वर्षा में क्या होता है? जब ठंडी और गर्म पवन, जैसे ये ठंडी पवन है, ठंडी, और इधर से आ रही गर्म पवन, जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो एक दूसरे को ऊपर उठाने का प्रयास करती है और उसको वाताग्र का निर्माण करते हैं और ऐसी वर्षा को वाताग्री वर्षा कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यानी मानसून के आने से पहले जो वर्षा होती है उसे संवहनी वर्षा कहते हैं। जो प्री मानसून वर्षा कहलाती है वो कौन सी होती है? संवहनी वर्षा होती है। हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि मई अप्रैल के महीने में आंधी आती है और उसके बाद जो वर्षा होती है वो संवहनी वर्षा होती है, कन्वेंशनल रेन कहलाती है। और जो मानसून द्वारा जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। शीत ऋतु में जो उत्तर पूर्वी मानसून
के कारण जो वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट पर होती है, इसे लौटते मानसून द्वारा होने वाली भी वर्षा कहते हैं। और अधिकांश क्षेत्रों में जो शीत ऋतु में वर्षा भारत में होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, इसे वाताग्री वर्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नाव की ऊर्जा को पेश करता है, नाव की ऊर्जा को पेश करने के लिए प्रयुक्त किरेटों पर मोनोजाइट बालू में होता है प्लेटिनम, थोरियम, बॉक्साइड, यूरेनियम। तो आपको पता है कि थोरियम जो है मोनोजाइट रेतों में पाया जाता है। भारत थोरियम के भंडार में विश्व में पहले स्थान पर है। थोरियम के भंडार में विश्व में प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, लेकिन अभी हम वो टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाए जिससे हम थोरियम का प्रयोग कर सकें। ठीक है, बॉक्साइड जो एल्यूमिनियम का है, इसके एल्यूमिनियम का है, इसके बॉक्साइड क्या है, एल्यूमिनियम का है, इसके बॉक्साइड एल्यूमिनियम का है, इसके यूरेनियम जादूगोड़ाई खान से प्राप्त होता है, खान से प्राप्त होता है। ठीक है, तो मोनोजाइट रेत में कौन अधिक पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। और मोनोजाइट रेत कहाँ मिलता है, केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल नीनो प्रकट होती है, देखिए अल नीनो प्रकट होती है। पहली बात, अल नीनो कैसी जलधारा है, ये गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। कहाँ प्रकट होती है, पेरू के पास। कहाँ प्रकट होती है, पेरू के पास प्रकट होती है। जैसे कि देखिए आप, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये यहाँ पेरू है, यहाँ पर ये बहती है। कहाँ बहती है, यहाँ। गर्म जलधारा है, कैसी जलधारा, जलधारा, गर्म जलधारा। इस जलधारा के आने से भारतीय मानसून प्रभावित होता है। जिस वर्ष अल नीनो जलधारा उत्पन्न होती है उस दिन भारत का मानसून कमजोर हो जाता है। अल नीनो जलधारा भारत के मानसून को कमजोर करती है, भारत के मानसून को ये कमजोर कर देती है। कमजोर कर देती है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, प्रशांत महासागर के ऊपर। कहाँ आती है ये जलधारा, प्रशांत महासागर के ऊपर ये जलधारा आती है। ठीक है, कहाँ आती है जलधारा, प्रशांत महासागर के ऊपर ये जलधारा आती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आयोडीन के घोल का प्रयोग किसके अस्तित्व की जांच के लिए जाता है। तो देखिए आयोडीन का घोल का प्रयोग जो है स्टार्च की जांच के लिए किया जाता है। किसकी जांच के लिए, स्टार्च की जांच के लिए हम आयोडीन के घोल का प्रयोग करते हैं। स्टार्च का एक पदार्थ का कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड है, ये पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च की जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आयोडीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआई रोग नहीं है, कौन सा रोग प्रोटोजोआई रोग नहीं है। ठीक है, तो कौन सा रोग प्रोटोजोआई रोग नहीं है, तो फील पांव प्रोटोजोआई रोग नहीं है। फील पांव, हाथी पांव जो है प्रोटोजोआ द्वारा नहीं होता है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ द्वारा नहीं होते, बाकी सभी रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को आनुवंशिक जानकारी का अंतरण होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण पहुंचते हैं वो किसके द्वारा पहुंचते हैं, अंतरण किसके द्वारा, तो आरएनए द्वारा, कोडोन द्वारा, डीएनए द्वारा, दूत आरएनए द्वारा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है डीएनए। डीएनए जो है, डीएनए पर ही एक जीन एक गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं। और जीन किस पर होते हैं, डीएनए पर होते हैं। और डीएनए पर गुणसूत्र, डीएनए किस पर पाया, तो गुणसूत्र पाया, तो गुणसूत्र वंशागति के वाहक होते हैं। जैसे हम पूछा आनुवंशिक जानकारी का अंतरण होता है तो किसके द्वारा होता है, डीएनए के द्वारा होता है। डीएनए की खोज किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक ने की थी डीएनए की खोज, वाटसन एंड क्रिक। क्रिक ने की थी। ठीक है, डीएनए की खोज किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन वास्तविक मछली नहीं है? तो रजत फिश यानी सिल्वर फिश, तारा मीन स्टार फिश, कुर्जन सुरा यानी डॉग फिश, और कवच प्राणी सेल फिश। तो देखिए सबके पीछे फिश लगा हुआ है, लेकिन फिश एक ही है। फिश सबके पीछे लगा है, लेकिन फिश इसमें से एक ही है। रजत मीनाव ये फिश नहीं है भैया, रजत मीनाव दिया गया है तो ये फिश नहीं है, याद रखना, ठीक है। तारा मीन स्टार फिश ये भी फिश नहीं है, ये संघ काइनोडर्मेटा का जंतु है। तारा मछली किसका जंतु है? संघ काइनोडर्मेटा का जंतु है, संघ इकाइनोडर्मेटा मेटा का जंतु है। और इसके अंतर्गत इसमें क्या होता है, इसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है, पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। ये रजत मीना सिल्वर फिश ये आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, कीट है ये, आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, कीट है ये। कौन है? कीट, ठीक है। आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है ये, आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। किसका जंतु है? आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है ये, ठीक है। कौन से संघ का जंतु है? आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है ये। और ये कवच ये मोलस्का संघ का जंतु है। किसका? मोलस्का संघ का जंतु है, ठीक है। कोर्जन डॉग फिश ये मछली है, डॉग फिश क्या है? ये मछली है, ठीक है। तो देखिए एसएससी जीडी की हमने जो सॉरी सीरीज शुरू की है, मैं आप उम्मीद करता हूँ ये सॉरी सीरीज आपके लिए परीक्षा अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। और आप अपने दोस्तों का अगर भला चाहते हैं तो उन्हें ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी के साथ मैं आज की क्लास खत्म करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। धन्यवाद।